नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगदान एकेडमी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं 33वां चैप्टर जो कि हमारी परीक्षा धाम सीरीज़ का चल रहा है। वो है मध्य प्रदेश की न्यायपालिका। ये चैप्टर एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई ना कोई क्वेश्चंस पूछा ही जाता है इससे। और मैं आपको साथ ही साथ बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊंगी जो कि आप अपनी बुक में नोट करते जाइए, क्योंकि वो PYQ बेस्ड एक्स्ट्रा फैक्ट्स है। ठीक है, तो सबसे पहले मध्य प्रदेश की न्यायपालिका में हम देखते हैं कि जो न्यायपालिका है उसको इतना महत्व क्यों दिया जाता है। क्योंकि आर्टिकल 50 है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारत के संविधान में आर्टिकल 50 वो बोलता है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा जाए। तो इसमें सेपरेशन की बात की है, किसकी, एग्जीक्यूटिव की और जुडिशरी की, जिससे कि ये लोग एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप ना करें और इनकी इंडिपेंडेंस बनी रहे। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, इससे इसको पावर मिलती है। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स और बता दूं कि जो स्टेट जुडिशरी है उसका आर्टिकल वो कहाँ से कहाँ तक आती है। तो 214 आर्टिकल से 237 आर्टिकल तक आती है। और ये पार्ट 6 में आती है स्टेट जुडिशरी, सारे स्टेट के मैटर्स। पार्ट 5 में सेंट्रल होता है और स्टेट 6 में होता है स्टेट। तो ये आप आर्टिकल याद रखेंगे 214 से 237 तक। अब देखिए मध्य प्रदेश की न्यायपालिका हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम 3 भाग देखेंगे। तो पहला क्या है, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जो कि अनुच्छेद 214 में दिया गया है। फिर जिला न्यायालय 233 में, और ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 में जो आया था। तो पहले हम देखेंगे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214। तो इसकी स्थापना कब होती है, ईयर भी याद रखना है और प्लेस भी याद रखनी है। तो स्थापना होती है 1 नवंबर 1956 को और जबलपुर में होता है ये। इसकी खंडपीठ कब, तो खंडपीठ की डेट है, ईयर है 1968, और ये इंदौर और ग्वालियर में है। देखिए अब एग्ज़ाम में गलती क्या होती है, अगर आपको पता नहीं है तो आप सोचते हैं कि भोपाल में तो होगा, अगर आपको पता नहीं है तो। बाकी ये बहुत बेसिक है, हमें पता ही रहना चाहिए। तो याद रखना कि न्याय से रिलेटेड भोपाल में ऐसा कुछ नहीं है। जबलपुर में मेन ब्रांच है और इंदौर और ग्वालियर में इसकी खंडपीठ दी गई हैं। अब आते हैं जिला न्यायालय अनुच्छेद 233 में। तो एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि जिला न्यायालय का अनुच्छेद क्या है। तो 233 तो पता होता है, लेकिन ऑप्शन में वो 234 भी देंगे। और फिर अगर हमें एग्ज़ाम में इतना क्लियरली कंफर्म नहीं पता होता है तो हमें लगता है कि 234 भी हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि 234 में अदर जुडिशियल सर्विसेज हैं वो हैं, लेकिन जो जिला न्यायालय है वो 233 में ही है। तो आप ये दोनों आर्टिकल्स अच्छे से याद कर लें। और आता है अब ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 में आया था ये। तो इसका भी ईयर पूछा जाता है कि कब आया था। तो आप अब उसमें 2009 भी दिया होगा ऑप्शन में, ये पहले क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमें ये याद रखना है कि क्या पूछ रहे हैं। अगर वो इम्प्लीमेंटेशन पूछ रहे हैं तो ये 2009 में हुआ था, और शायद इसकी स्पेसिफिक डेट है 2 अक्टूबर 2009 में ये इम्प्लीमेंट हुआ था। और ये आया कब था, तो 2008 में ये आया था। तो ये तीनों चीज़ें अभी तक हमने आपको जितना बताया वो हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड फैक्ट है। तो आप एक एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखते जाएं। अब आते हैं हम न्यायपालिका की ओर। तो हमें पता है कि वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य जैसे कि सर्वविदित है कि 2 नवंबर 1861 को मूल रूप से मध्य क्षेत्र मतलब सेंट्रल प्रोविंस के रूप में सृजित किया गया था। उस समय क्या था कि नागपुर स्थित, जो नागपुर है वहाँ पे न्यायिक आयुक्त का न्यायालय इस क्षेत्र का शीर्ष न्यायालय था, तो नागपुर में था। फिर क्या हुआ 2021 में कि राज्यपाल प्रांत मतलब गवर्नर प्रोविंस में परिवर्तित कर दिया गया। तो पहले ही क्या सेंट्रल प्रोविंस से गवर्नर प्रोविंस में परिवर्तित हो गया। तब यह न्याय प्रशासन हेतु पूर्ण उच्च न्यायालय का हकदार हो गया था। अब क्या होता है कि सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा 2 जनवरी 1936 को भारत सरकार अधिनियम 1915 की धारा 108 के अंतर्गत
जारी लेटर्स पेटेंट के द्वारा सेंट्रल प्रोविंस और बरार प्रांत हेतु नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अब देखो, आपको सुनने में बहुत टफ लग रहा होगा, लेकिन इतना टफ कुछ है नहीं। तो सबसे पहले सेंट्रल प्रोविंस था, नागपुर में था। बाद में इसको राज्यपाल प्रांत मतलब गवर्नर प्रोविंस बना दिया और ज़्यादा पावर्स आ गई। अब क्या होता है, जॉर्ज पंचम ने इसको 2 जनवरी 1936 में ऑफिशियली भारत सरकार अधिनियम 1950 के अंतर्गत, उसमें भी धारा कौन सी थी इसकी, 108 धारा के तहत इसको सेंट्रल प्रोविंस और बरार प्रांत को नागपुर की जगह में उच्च न्यायालय की स्थापना कर दी। तो फाइनली इधर पे स्टैब्लिश हो गया। अब क्या होता है, 26 जनवरी सन 1950 को भारतीय संविधान के अंगीकृत किए जाने के बाद अनुच्छेद 225 व 372 द्वारा नागपुर उच्च न्यायालय अस्तित्व में रहा। अब इसमें ये आर्टिकल्स के तहत ये अस्तित्व में आ गया, अभी स्थापना हुई थी इसके पहले। अब 1956 में जब पुनर्गठन हुआ, राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49(1) के तहत जबलपुर, अभी तक तो नागपुर में था, लेकिन अब क्या हुआ, जब मध्य प्रदेश अलग से राज्य बन गया तो 1 नवंबर 1956 को उच्च न्यायालय बनाया गया। कहाँ पे, जबलपुर में, 1 नवंबर 1956, इसके अंतर्गत पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत। अब 28 नवंबर 1968 को इंदौर और ग्वालियर में स्थायी मतलब परमानेंट खंडपीठ स्थापित की गई। तो अभी हमने ये देखा था 1968 में, तो इसका ईयर क्या 1968 है, लेकिन डेट है 28 नवंबर 1968। अब 1 नवंबर 2000 तक यही स्थिति रही, परंतु बाद में मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत छत्तीसगढ़, अभी देखो, अभी तक तो क्या हुआ कि ये मध्य प्रदेश अलग हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक साथ थे, लेकिन अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी अलग हो गए। तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पे हुई थी, बिलासपुर में हुई थी 1 नवंबर 2000 को। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट भवन की डिज़ाइन हेनरी इरविन द्वारा तैयार की गई है। तो इसको डिज़ाइन किसने किया, हेनरी इरविन ने किया। जबलपुर हाई कोर्ट भवन का निर्माण राजा गोकुलदास के सहयोग से किया गया था। और जगदीश शरण वर्मा, जो 1991 में गठित राजीव गांधी हत्याकांड जांच आयोग हुआ था ना, तो उसके हेड अध्यक्ष कौन थे, जगदीश शरण वर्मा। इसको वर्मा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ये फैक्ट हमने अभी स्टार्टिंग में देख लिया था। अब देखो, ये बॉय बहुत कंफ्यूज्ड है, क्यों, क्योंकि उसको 2-3 चीज़ें बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही हैं। पहली चीज़ है कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार की योजना के तहत, तो देखो ग्राम न्यायालय बनाए गए हैं, तो जो ग्राम न्यायालय हैं अगर वो स्टेट गवर्नमेंट बना रही है तो ये बनता है नीमच ज़िले के झांतला ग्राम के अंदर में, ठीक है। अगर ये न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत बन रहा है और मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय नियम 2009 के तहत बन रहा है, तो ये बन रहा है बैरसिया में प्रारंभ हुआ था। तो अगर राज्य सरकार बना रही तो नीमच के झांतला में, और ये अधिनियम के तहत बन रहा है तो बैरसिया में बन रहा है, ठीक है। अब मध्य प्रदेश में ग्राम न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है, तो ये है 89। ये नंबर आप याद रखेंगे। अब हमें न्यूज़ से कुछ चीज़ें पता चलती हैं, वो हैं कि 15 नवंबर 2022 में जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य पे पैसा एक्ट के अंतर्गत ग्राम सभाओं को अधिकार दिए गए। तो क्या क्या अधिकार दिए गए, पहला ज़मीन पर, जल पर और जंगल पर। तो ज़मीन, जल और जंगल तीनों चीज़ों पर इनको अधिकार दिए गए। अब देखेंगे जिला न्यायालय का। तो जिला न्यायालय में दीवानी न्यायालय आते हैं और फौजदारी न्यायालय आते हैं। दीवानी न्यायालय को बोलते हैं सिविल कोर्ट, जो कि ज़मीन जायदाद से संबंधित मामलों में सुनवाई होती है। और दूसरा आता है फौजदारी न्यायालय, जिसको बोलते हैं क्रिमिनल कोर्ट। तो ये आपराधिक जो मामले होते हैं उन पे सुनवाई करते हैं। तो ये आप याद रखेंगे दोनों, एक दीवानी होता है और एक फौजदारी होता है। तो दीवानी ज़मीन जायदाद और फौजदारी आपराधिक हो गया। अब आगे देखते हैं कि मध्य प्रदेश के जो उच्च न्यायालय हैं उनके मुख्य न्यायाधीश आते हैं। तो
अब क्वेश्चंस तो इनसे बहुत पूछे जाते हैं, लेकिन थोड़ा टफ हो जाता है कि हम सारे इन याद कर पाएँ। तो कुछ मेन हम याद करेंगे और बाकी सबके नेम पढ़ लेना आप। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये पहले कि श्री एम हिदायतुल्लाह, तो इनका टाइम पीरियड 1956 से 58 तक रहा था। तो ये पहले हैं, ये तो याद रहेगा। ये पहले मुस्लिम भी हो गए, क्योंकि पहले ही नंबर पे हैं और मुस्लिम है तो पहले मुस्लिम भी हो गए। फिर सबसे ज़्यादा लंबे समय तक कौन था, किसका टाइम पीरियड था? तो श्री पीवी दीक्षित जी थे, तीसरे नंबर पे बने थे। तो ये थे 1959 से 69 तक, 10 साल तक इनका हम टाइम पीरियड देख पा रहे हैं। तो पीवी दीक्षित। दूसरे नंबर पे जेपी भट्ट जी थे, 58 से 59 पे रहे। तो 3 तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, हिदायतुल्लाह हो गए, फिर जेपी भट्ट जी हो गए और पीवी दीक्षित। सबसे लंबा कार्यकाल इनका ही था। अब सबसे कम कार्यकाल किसका था? जी सोहानी, जो कि कार्यवाहक भी थे। 89 में बने थे और 89 में ही इनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। अब इधर आते हैं, देखते हैं कि अभी प्रेजेंट में कौन से हैं। तो इनका आपको नंबर भी याद रखना है कि ये 35वें हैं। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा जी हैं। और कब बनाए गए थे? ये 17 अगस्त 2025 से में बनाए गए थे और अब तक ये कार्यरत हैं। तो संजीव सचदेवा का आप नाम याद रखेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं न्यायालय, उच्च न्यायालय का गठन, योग्यता, शक्तियाँ। तो देखो इसमें जो भी आर्टिकल्स आएंगे और आपको याद क्या है करना है इसमें? आर्टिकल, कौन अपॉइंट कर रहा है, किसको त्यागपत्र दे रहे हैं, और इनकी जो भी नंबर्स, फैक्ट, योग्यताएं हैं। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत बेसिक हैं, अच्छे से याद रखना है। तो सबसे पहले गठन, अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान है, ठीक है। तो ये 214 आर्टिकल हो जाता है। योग्यता इसकी क्या है? 10 वर्ष तक न्यायालय में एडवोकेट या 10 वर्ष तक न्यायिक कार्यकाल का अनुभव। तो अगर ये हो या ये हो, इनमें से कोई एक चीज़ भी हो ना, तो इंसान इधर पे योग्य हो जाता है जज बनने के लिए। अब मुख्य न्यायाधीश, तो कौन अपॉइंट करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल की सलाह पर। तो जो चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो और गवर्नर ऑफ द स्टेट से ये सलाह लेंगे और फिर मुख्य न्यायाधीश बनाएंगे। और न्यायाधीश कैसे? राष्ट्रपति द्वारा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह पर ये भी बनाए जाते हैं, ठीक है, न्यायाधीश। अब उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति व्यावहारिक तौर पे राष्ट्रपति द्वारा कोलेजियम की सहायता से की जाती है। तो अब जब हम लक्ष्मीकांत की सीरीज़ पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि कोलेजियम सिस्टम क्या होता है और ये कैसे बनता है, ठीक है। तो अभी आप ये याद रखो कि राष्ट्रपति कोलेजियम के थ्रू ये सारे न्यायालय के न्यायाधीशों को बनाते हैं। अब शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। अभी तक बना कौन रहे थे? तो राष्ट्रपति देख रहे थे, इधर पे राज्यपाल की सिर्फ सलाह थी, लेकिन शपथ कौन दिलाता है? ओथ दिलाते हैं राज्यपाल जी। इनका वेतन होता है मुख्य न्यायाधीश का 2.5 लाख और अन्य न्यायाधीश का 2.25 लाख होता है। अब देखो, बना रहे हैं राष्ट्रपति तो निकालेंगे भी राष्ट्रपति, तो त्यागपत्र भी ये किसको देंगे? राष्ट्रपति को ही देंगे। अब उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद देख लेते हैं कुछ। तो ये आते हैं आर्टिकल 214, 214, राज्य के लिए उच्च न्यायालय होगा। ये सबसे पहला आर्टिकल हो जाता है कि उच्च न्यायालय होगा। अब 215 में दिया जाता है कि उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालयों के रूप में कार्य करेगा। 216 में बोल रहे हैं कि उच्च न्यायालय का गठन। तो अभी तो ये पहले में क्या बोल रहे हैं कि होगा, अभी गठन नहीं हुआ है, लेकिन ये आप याद रखेंगे कि 216 में दिया गया है गठन उच्च न्यायालय का। नहीं तो हम क्या अक्सर ये 214 और 216 में कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। अब 222 ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अभी पूछा गया था रिसेंटली कि 222 में एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण होना क्या है? ये
आर्टिकल 222 के अंतर्गत आता है। फिर आर्टिकल 223 उच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होना 223 में है। 225 में इनका क्षेत्र अधिकार आ जाता है कि इनकी लिमिटेशन कितनी है, कितने एरिया तक कौन कौन से क्षेत्र में ये काम कर सकते हैं। और फिर 226 में रिट जारी करने की शक्तियाँ। तो रिट किस आर्टिकल में दी गई हैं? आर्टिकल 32 और स्टेट के लिए 226 में रिट जारी करने की शक्तियों की बात की जाती है। और आर्टिकल 231 में 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय का प्रावधान दिया है कि जैसे अगर 2 स्टेट्स हैं तो वो चाहें कि हम दोनों के बीच में एक ही हाई कोर्ट हो, तो ये किसके तहत होता है? तो आर्टिकल 231 के अंतर्गत होता है संयुक्त उच्च न्यायालय का प्रावधान। अब देखो इधर पे 2 दोस्त बात कर रहे हैं तो इनकी चर्चा बहुत गहन है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहे हैं। ये बोलते हैं कि जो राज्य मुख्य न्यायाधीश है उनका वेतन तो राज्य की संचित निधि से जाता है। ठीक है, सही बात भी है। अगर स्टेट में जज काम कर रहा है तो स्टेट उसको पैसा देगा, लेकिन अगर वही जज रिटायर हो जाता है तो इसको केंद्र सरकार से पैसा मिलेगा। तो आप ये सोचिए कि अगर कोई जज सैलरी स्टेट दे रहा है तो पेंशन भी तो स्टेट दे सकता है, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जो जज है वो एक जगह तो स्थिर है नहीं। वो कभी इस हाई कोर्ट का जज हो सकता है, कभी उधर का हो सकता है, कभी वो सुप्रीम कोर्ट का भी बन सकता है, कभी एडवोकेट, मतलब वो इधर उधर उसका स्थानांतरण हो सकता है। जैसे कि हमने आर्टिकल 222 में देखा कि इसका स्थानांतरण पॉसिबल है। तो अगर कोई स्टेट, अगर वो जिस स्टेट में लास्ट में था, अगर वो स्टेट ही उस जज को पैसा दें, ऐसे तो में सिस्टम बिगड़ जाएगा, फिर इससे और करप्शन बढ़ने लगेगा। स्टेट्स चाहेंगे कि रिटायरमेंट टाइम पे हमारे यहाँ पे ये जज आए ना, तो इसलिए केंद्र सरकार उनकी पेंशन का काम देखती है और सैलरी देती है स्टेट। तो ये होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीशों से संबंधित कुछ अन्य जानकारी लेते हैं। तो देखो, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? मोहम्मद हिदायतुल्ला। तो ये हमने अभी देखा था, माय ओन बॉसवेल नामक आत्मकथा इन्हीं की है। मध्य प्रदेश में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? तो सरोजनी सक्सेना जी हैं, जो कि पहली महिला न्यायाधीश हैं। सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश कौन? अभी हमने ऊपर टेबल में देखा था कि पीवी दीक्षित जी हैं, सबसे लंबे समय तक थे, इनका 10 साल करीब इनका टाइम पीरियड था। और सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये हैं जेसी सोहानी, मात्र 2 दिन के लिए बनाए गए थे। अब मध्य प्रदेश के सतना जिले के कौन है? तो JS वर्मा जी सतना जिले में जन्मे हैं। और गुना जिले में कौन जन्मा है? तो ये रमेश चंद्र लोहाटी जी गुना के हैं। मध्य प्रदेश में मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, तो ये आते हैं JS वर्मा जी, जो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार मतलब नेशनल ह्यूमन कमीशन के ये रहे हैं JS वर्मा जी। फिर मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जो देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, तो वो हमारे पहले हैं मोहम्मद हिदायतुल्ला जी। अब मध्य प्रदेश में ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे, तो देखो इसमें अब हम 2 बार ही आएगा। एक तो वो पूछेंगे कि ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे, और ऐसे जो हैं जो मुख्य न्यायाधीश जो मुख्य न्यायाधीश दोनों रहे, मतलब मुख्य न्यायाधीश भी रहे और न्यायाधीश दोनों रहे। तो ये इनमें हम 3 नाम पढ़ेंगे, M हिदायतुल्ला, JS वर्मा और शरद अरविंद बोबडे। और इसमें भी M हिदायतुल्ला, JS वर्मा और शरद अरविंद बोबडे। तो ये तीनों नाम सेम है, ठीक है। अब हम आते हैं मध्य प्रदेश में ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे। तो मध्य प्रदेश के मुख्य और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। तो इसकी एक ट्रिक है, अगर आपको सही लगी तो आप याद कर सकते हैं, वरना आप सिर्फ नाम अकेले हो जाए तो वैसे भी याद कर सकते हैं। कोई भी ट्रिक है इसमें, आप इसको 2-3 बार गा के देखो। जैसे सेन के माथे पर चंदन का पट था, माणिक हेमंत का ओझा था,
सेन के माथे पर चंदन का पट था। सेन है, उसके माथे पे एक चंदन का पट लगा हुआ है। और माणिक हेमंत का ओझा था। तो सेन से सबसे पहले हम देखते हैं AP सेन। फिर माथे से A के माथुर पर चंदन, तो चंदन में आ जाएगा RB रविचंद्रन का पट। पट से आ जाएगा अनंत कुमार पटनायक। माणिक से अजय माणिक राव खानविलकर। फिर हेमंत से हेमंत गुप्ता। और ओझा से 2 ओझा हैं, तो ये 2 ओझा में आप याद रखेंगे कि JL ओझा और ND ओझा, दोनों ओझा इधर पे आ जाते हैं। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है, आप इसके माध्यम से याद कर सकते हैं कि कौन से ऐसे मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे। अब ये हमने ऊपर देख ही लिया था ये 3 नाम। अब मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे, तो कौन से रहे ये? PV दीक्षित, JP सिंह और ND ओझा। ये 3 नाम हैं जो कि मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश थे और मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी ये रहे हैं। अब आगे हम देखते हैं मध्य प्रदेश में मुख्य न्यायाधीश जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। तो इसमें 6 नाम आते हैं। कार्यवाहक में कौन कौन थे? तो JG सोहानी, SK सेठ, राजीव गुप्ता जी, संजय यादव जी, सुशील हरिकोली जी और जस्टिस शील नागू जी। तो ये 6 नाम हैं जो मुख्य न्यायाधीश थे मध्य प्रदेश के और कार्यवाहक न्यायाधीश भी रहे हैं। अब मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जो अन्य राज्यों के मुख्य न्यायाधीश रहे, तो इतना कुछ हमें एकदम याद नहीं हो पाएगा, लेकिन आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर SK झा पंजाब हरियाणा के थे। AL भट्ट केरल आसाम के थे। AK माथुर पंडित पश्चिम बंगाल के थे। फिर भवानी सिंह गुजरात हिमाचल प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर के थे। और अनंत कुमार पटनायक छत्तीसगढ़ के। सैयद रफ़त आलम उत्तर प्रदेश। अजय खानविलकर हिमाचल प्रदेश। अजय कुमार मित्तल मेघालय के। मोहम्मद रफ़ीक मेघालय उड़ीसा हिमाचल प्रदेश के। और रवि विजय कुमार मलिमत हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के कार्यवाहक और मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। तो मुझे ये इतना याद करना थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, लेकिन इसके पहले तक जितने हमने ये टेबल्स और रिलेटेड नाम पढ़े हैं वो आपको अच्छे से याद करना होगा। अब हम देखते हैं कुछ चीज़ें महाधिवक्ता के बारे में। ये बोलते हैं एडवोकेट जनरल, ठीक है। तो इसमें आते हैं राज्य का पहला विधि अधिकारी होता है कौन? एडवोकेट जनरल जो महाधिवक्ता होता है। तो किस अनुच्छेद के तहत आते हैं? तो ये अनुच्छेद आपको याद रखना है 165 के अंतर्गत ये आता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल द्वारा इसकी नियुक्ति होती है, लेकिन मंत्री परिषद की सलाह पर। तो ऑटोमेटिकली जो मंत्री परिषद बोल रही है वो उसको अपॉइंट किया जाएगा एज अ महाधिवक्ता। कार्यकाल इसका कोई निश्चित नहीं है, ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही काम करता है। जब तक राज्यपाल चाहेगा तब तक ये काम करेगा। शपथ और त्यागपत्र राज्यपाल को देगा। फिर इसकी योग्यताएं जो हैं वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होंगी, जो कि 10 वर्ष तक वकील या फिर 10 वर्ष तक कोई भी न्यायिक पद पर होना। तो इन दोनों की योग्यताएं सेम हो गई। फिर वेतन राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाएगा। शक्तियाँ इसकी हैं राज्य सरकार को विधिक मामलों में सलाह देना। तो ये तो इसकी इम्पोर्टेंट शक्ति है ही कि अगर इसको सरकार अपॉइंट कर रही है और सरकार को कोई ज़रूरी चीज़ पूछनी है इस मैटर से रिलेटेड, विधिक मामलों से रिलेटेड, तो ये उनको सलाह देगा। फिर राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होता है इनके पास। किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं, किंतु मत देने का अधिकार नहीं है। तो देखो हाउस चल रहे हैं, हाउस हैं, इधर पे जाके ये बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, बैठ सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ वोट नहीं दे सकते, बाकी सारी चीज़ें ये उधर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने इनकी शक्तियाँ देखी। अब हमें कुछ इम्पॉर्टेंट समाचार पत्रों से चीज़ें मिली हैं करंट बेस। तो पहला क्या है, पूर्व मुख्य न्यायाधीश रमेश चंद्र लोहाटी जी हैं, जो को निधन हुआ था उनका 23 मार्च 2022 को हुआ था और उनका जन्म हुआ था गुना में, मध्य प्रदेश के गुना में 1940 में। फिर नवंबर 2023 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 7 नए जज ग्रहण किए गए। पदभार अब न्यायाधीशों की संख्या 41 हो गई है। तो देखो
7 ऐड हो गए हैं, तो अभी कितनी हो गई है 41। क्या ये फाइनल है कि 41 ही हो सकते हैं? नहीं, कुल पद कितने हैं 53, तो अभी भी इतने पद वेकेंट हैं, अभी मात्र 41 न्यायाधीश हुए हैं, 53 हो सकते हैं। और आप ये फैक्ट याद रखेंगे कि कुल संख्या इनकी कितनी हो सकती है 53, और प्रेजेंट में कितने हैं तो 41 है। अभी कितने ऐड हुए 2023 में? तो ये 7 ऐड हुए। तो हमने बहुत अच्छे से पूरी न्यायिक व्यवस्था देखी मध्य प्रदेश की, और अब हम आगे पढ़ेंगे पंचायती राज। तो बने रहिए हमारे साथ, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।